फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, जिसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसमें सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एंड एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आज हमारी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में सिंथेटिक एंड एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक हमारी खत्म हो जाएगी। बेसिकली आपने एंटीबायोटिक में कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन में एमाइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो जो मैंने भी आपको बताया था सेम मीटिंग आपको वहां पे भी कॉपी करना है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी ड्रग है सभी के बारे में बताऊंगा, सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बताऊंगा और कैसे आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखनी है ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है। तो सबसे पहले हमको क्षय रोग किसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। इसके विषय में जानना पड़ेगा कि ये हमारे किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है और बेसिकली किन किन सब्स्टिट्यूट ऑर्गन को भी ये इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन देने लगती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है। तो बेसिकली अगर आपने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को देखा होगा तो सब लोग यही बोलते हैं कि आपका जो फेफड़ा होता है वो जिसको लंग्स बोलते हैं वो गल जाता है, गलकर वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, वही होता है ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इन एक्चुअल वो ऐसी कंडीशन तब आती है जब एकदम लास्ट स्टेज होता है। जब शुरुआत की स्टेज होती है उस समय पे आपके लंग्स तो इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन वो पानी नहीं बन चुके होते हैं। बस वहां पे क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें या माइकोबैक्टीरियम बेबिस के बारे में बात करें या एफ्रिकेकम के बारे में बात करें, ये क्या करते हैं, सिंपली आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं और वहां की जो हड्डियां होती है, जो मसल्स होती है, उनको धीरे धीरे खाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लंग्स की जो हड्डियां होती है, जो वहां के मसल्स स्पाज्म होते हैं वो थोड़े थोड़े कटने स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी वगैरह स्टार्ट होने जाती है, रिफ्लक्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लगातार खांसी करते रहते हैं, स्पूटम निकलता रहता है आपका। तो सिंपली आपने ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण के बारे में जान लिया और आपने इसके विषय में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ होगा। अगर हम बात करें इसके ट्यूबरकुलोसिस के एजेंट के बारे में या पेशेंट के बारे में तो नियर अबाउट 98% डेथ पर वर्ल्ड में। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो 98% डेथ होती है, लेकिन आज के समय में ऐसा आ गया कि इसको क्यूरेबल बताया जा सकता है अगर हमको शुरुआत के स्टेज में ही पता चल जाए। तो आइए आज का हम जो अपना टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, एक मेजर इफेक्ट होता है जो कि कॉज किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आएंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बेबीज एंड माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकम। ये क्या करते हैं, 98% डेथ काज करते हैं। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम बेबिस। मतलब ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होने वाली 100% डेथ में 98% जो डेथ होती है वो माइकोबैक्टीरियम बेबिस की वजह से होती है। और इससे इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेजरली जो इफेक्ट होता है हमारा लंग्स इफेक्ट होता है, आप लोग जानते ही हैं। और इट आल्सो एफेक्ट द ब्रेन एंड किडनी और द स्पाइन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को भी आपको ये इन्फेक्ट करता है। अब सस्पेक्टेबल का मतलब ये कहने का मतलब क्या, किन किन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि एड्स के शिकार हो उनको हो सकता है, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन में रहते हैं उनको हो सकता है, या कम्युनिकेशन विद ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। मतलब कहने का क्या है कि कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसके साथ कम्युनिकेट आप करते हो, उसके साथ खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो ईटीसी की कंडीशन में वो क्या हो सकता है कि आपको भी टीबी हो सकती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको सस्पेक्ट है कि इनको हो सकता है। उसके बाद जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, तो ऐसे एजेंट जो कि ऐड करते हैं किसके, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के प्रोटीन पे या तो इसको स्पोर पे, और उसको या तो किल कर देते हैं या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस या एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। तो ऐसे एजेंट जो कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने में यूज की जाती है, और वो एजेंट एज कैसे काम करते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके प्रोटीन उसके स्पोर को डीनेचुरेट कर देते हैं, जिसके वजह से वो या तो मर जाते हैं या तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि शुड बी आइदर बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, को दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम हायर डोज देंगे तो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देगा, अगर हम लोअर डोज देंगे तो हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट हमको देगा, ठीक है ना। इवन इन लो कंसंट्रेशन, मतलब अगर हम इसकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन देते हैं तो कम से कम अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करना चाहिए।
एंड टारगेटेड बैसिलस शुड नॉट डेवलप रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो उस ड्रग मतलब जो कि आप ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस ना कॉज करे। अब रेजिस्टेंस कॉज कर देगा तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। अब जब इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा तो हमारा ट्यूबरक्लोसिस ठीक कैसे होगा, ठीक है ना। डिवॉइड ऑफ एडवर्स इफेक्ट एज अ थेराप्यूटिक डोज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम थेराप्यूटिक डोज उसके इंटेक कर रहे हैं तो उसका जो एडवर्स एक्शन है वो कम से कम हो, मतलब डिवॉइड हो, ठीक है ना। शुड बी हाईली स्टेबल अंडर द इन विवो कंडीशन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर इन विट्रो का मतलब, इन विवो का मतलब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। इन विवो का मतलब क्या होता है, इनसाइड द लिविंग सेल। तो हाईली स्टेबल होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी हो गई जनरल टर्म एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट के बारे में, जिसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, उसके पॉजिटिव एजेंट, उसके सस्पेक्टेबल कौन कौन किन किन को हो सकता है और एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती क्या है, उससे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लिया। अब आते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एज पर सिलेबस हमको सबसे पहले क्या देखना है, क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फर्स्ट लाइन ड्रग, एक सेकेंड लाइन ड्रग। देखिए वैसे तो इसके मतलब केमिकल मॉइटी के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको इजी वे में बताने के लिए, इजी वे में समझाने के लिए कि आप आसानी से इसको समझ लें और आपका क्लोजी और मेडिसिनल दोनों में काम आ जाए, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग के अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो प्राइमरी ड्रग होती है जिसका यूज किया जाता है इन द ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, और सेकंड लाइन ऐसी ड्रग होती है जिनको फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ में दिया जाता है या तब दिया जाता है जब हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग की जो ड्रग होती है वो रजिस्टर कर जाती है किसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के साथ, तब हम सेकंड लाइन की ड्रग देते हैं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो फर्स्ट लाइन के अंतर्गत सबसे जो पहली ड्रग आती है वो आती है आइसोनियाजाइड, जिसको बोल और एक नाम से भी जानते हैं INH, जिसका नाम कहता है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। अब आप इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा देखिए, आप यहाँ पे देखिए पायरिडीन की रिंग लगी हुई है, साथ में हाइड्रोजन की रिंग लगी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे CO लगा होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ एसिड रहा होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। हाइड्राजाइड इसकी वजह से बोला जा रहा है, ठीक है ना। आइसोनिकोटिनिक इसकी वजह से बोला जा रहा है, और एसिड हमारे जो CO प्रेजेंट है इसकी वजह से बोला जा रहा है। इसको आइसोनियाजाइड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है इथम ब्यूटॉल। इथम ब्यूटॉल ब्यूट का मतलब हम ऑलरेडी समझते हैं, मेथ एथ ब्यूट, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्यूटॉन कैटेगरी की आ गई। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 उसके बाद फिर NH, ठीक है ना, 1 2 उसके बाद फिर NH, ठीक है ना, फिर C, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या हो, फिर ब्यूट बन रहा है। तो इसी के इसको बोला जाता है इथम ब्यूटाल बोला जाता है। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लीनियर स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH CH2OH एंड CH2 CH2 NH CH CH2OH CH2 CH3। ये हमारा क्या जाएगा, इथम ब्यूटाल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी इसमें तीसरी ड्रग आती है उसका क्या नाम है, पायराजिनामाइड, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, पायराजिन का स्ट्रक्चर है और ठीक है ना, और एमाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, पायराजिनामाइड। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती होती है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन का स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स है, सिंपली जो इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम जब इसके ड्रग के विषय के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, रिफैम्पिसिन हो गई। उसके बाद आपने डिस्कस कर लिया क्या, फर्स्ट लाइन की ड्रग। उसके बाद जो आपकी आती है सेकंड लाइन की ड्रग, ये बेसिकली क्या होती है, ये एज ए एंटीबायोटिक के तरीके से काम करती है। इसमें कई सारे हमारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो सेकंड लाइन की ड्रग कब यूज की जाती है, जब फर्स्ट लाइन की ड्रग रजिस्ट कर जाती है बेसिलाई बैक्टीरिया के साथ। इसका मतलब क्या है कि बेसिलाई बैक्टीरिया को रजिस्ट, या बेसिलाई बैक्टीरिया उस ड्रग को रजिस्ट कर देता है। रजिस्ट का मतलब कहना है विरोधात्मक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर उस ड्रग का एक्शन नहीं शो देता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड लाइन की ड्रग। और कब दी जाती है, जब फर्स्ट लाइन की ड्रग रजिस्ट हो जाती है तब इसको दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे इसमें जो पहली ड्रग आती है इथेनोमाइड आती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रिंग लगी है पायरिडीन की रिंग लगी हुई है, और साथ में हमारा क्या लगा हुआ है, एक एथाइल ग्रुप, इसलिए बोला गया इथाइल का मतलब एथाइल ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या लगा हुआ है, थाया के सल्फर लगा हुआ, इसलिए बोला गया थाया, ठीक है ना। CNH2 लगा हुआ, एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारी क्या जगह इथेनोमाइड हो गया। उसके बाद अब इसमें सेकंड ड्रग आती है पासा। पासा का मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जैसे पावा होता है उसी प्रकार से पासा भी होता है। ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट यूज किया जाता है। सिंपल सा आप देख सकते हैं कि अगर आप इस OH और इस NH2 को हटा देंगे तो हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और साथ में अगर हम NH2 को केवल हटा देंगे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, और पैरा पोजिशन हमारा क्या लगा है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड बोला गया। उसके बाद जो उसमें नेक्स्ट ड्रग आता है वो आता है साइक्लोसेरीन आता है, ठीक है ना। ये आप सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर आप इसकी
साइकिल को खोल कर लिखेंगे, ठीक है ना, साइकिल फॉर्म में नहीं करेंगे तो ये सेरीन का स्ट्रक्चर रहता है जो कि हमारे बॉडी के न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, सेरीन, ठीक है ना। तो इसको साइक्लिक फॉर्म में कर दिया गया है, ठीक है ना। एनालिन आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, डी एनालिन, तो उसी का ये क्या है, हमारा रिवर्स फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये साइक्लोसेरीन हो गया, इसका स्ट्रक्चर आप सिंपल सा देख सकते हैं। उसके बाद हमारा कौन सी आती है, कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, अगर आप 2-3 बार ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आती है मिसलेनियस ड्रग, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। आप चाहें तो इस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं। हम ऑलरेडी क्लेथ्रोमाइसिन एंड मैक्रोलिड एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन डिस्कस कर चुके, और ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जब हम यूटीआई के जो ड्रग पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो आप कर सकते हैं। आप सिंपल सा अगर नाम भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग का स्ट्रक्चर वहां पे ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई क्या, सिंपल सा क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हमारी पहली ड्रग आती है, जो हमारी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो सबसे पहली ड्रग आती है उसका नाम क्या है, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। इसका मतलब क्या है कि ऐसी ड्रग जो कि हमारी लेबोरेटरी में बनाई गई हो एज ए सिंथेटिक ड्रग, उसको बोलते क्या, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। इसमें जो सबसे पहली ड्रग आती है आईएनएच, इसका नाम क्या होता है, आइसोनियाजाइड, ठीक है ना। आईएनएच क्यों बोला जाता है, क्योंकि आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड इसको बोला जाता है, इसलिए इसको आईएनएच के शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है ना। यूज इज फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इसका जो यूज किया जाता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा, और कहाँ यूज किया जाता है इसका, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। इसके पास बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं उसके बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। इफेक्टिव व्हेन यूज इज सिंगल और कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग। अगर आप इसको सिंगल भी डोज देंगे, मतलब कहने का क्या है, किसी कॉम्बिनेशन के साथ में नहीं देंगे तब भी ये उतनी इफेक्टिव होगी जितने की अगर कॉम्बिनेशन के साथ में आप देंगे। तो सिंपली जो इसका मार्केट में कॉम्बिनेशन आता है आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन इजीली आप मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के देख सकते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 137.139 ग्राम पर मोल होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1 होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। देख लीजिए सिंपल से इसके स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको जस्ट क्लासिफिकेशन में बताया कि यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हैं कि पायरिडीन की हमारी रिंग प्रेजेंट है, उसके साथ में हमारा एक एसिड ग्रुप, उसके साथ में हमारा हाइड्राजाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोनियाजाइड या आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। अब इसके क्लासिफिकेशन में जो हमने पढ़ा, अब इसके हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बारे में भी जानते हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर सिंपल सा अगर गिनती हमको स्टार्ट करनी होगी तो कहाँ से करेंगे, इस पोजीशन से करेंगे, ठीक है। आप पायरिडीन जानते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जहां पर हमारा हेट्रोसाइकिल एटम लगा होता है वहां से हम उसकी गिनती स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे आपका क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक लगा हुआ है, और साथ में क्या लगा आपका, एक हाइड्राजाइड लगा हुआ। तो इसका नाम क्या जाएगा, 4 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये पायरिडीन की रिंग है। उसके बाद चौथी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में हाइड्राजाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोनियाजाइड, जिसको हम बोलते हैं आईएच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके सिंथेसिस भी हमारी एज पर सिलेबस दे रखी है, तो इसकी सिंथेसिस बेसिक 2 स्टेप में है, दोनों स्टेप हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप केवल स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद आप ऑलरेडी लिख लेंगे। तो ठीक पर अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्या है, 4 मेथाइल पायरिडीन है कि नहीं है। अगर आप इस मेथाइल को हटा दें तो ये क्या जाएगा, पायरिडीन के स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस पायरिडीन को क्या करें, चौथी पोजीशन में मेथाइल, तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे क्या लगा हुआ, हमारा मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम 4 मेथाइल पायरिडीन का अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो हमारा आइसोनिकोटिनिक एसिड बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो वहां पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये पायरिडीन की रिंग के साथ हमारा क्या लग गया है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है। अब फर्दर हम इसका स्टीरिफिकेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, मतलब एथेनॉल के प्रेजेंस में इसका स्टीरिफिकेशन करा देंगे। तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, एथाइल आइसोसक्सेनेट, एथाइल आइसोनिकोटिनानेट मिल जाएगा, जिसका सिंपल से स्ट्रक्चर आप सिंपल से देख सकते हैं कि हमारी कौन सी रिंग है, पायरिडीन की रिंग है, साथ हमारा कौन सा एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे C2H5O लगा हुआ। तो ये हमारा क्या जाएगा, एथाइल आइसोनिकोटिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होगा, तो अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, द 4 मेथाइल पायरिडीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 टू फॉर्म क्या, आइसोनिकोटिनिक एसिड, एंड फर्दर आइसोनिकोटिनिक एसिड अंडरगोज द स्टीरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH टू गिव एथाइल आइसोनिकोटिनेट
निकोटिनेट हमको ये मिल गया, ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, तो जो हमारा ये एथाइल आइसोसक्सीनेट मतलब आइसोनिकोटिनेट होगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके, हाइड्रोजन के साथ, और इसको हम हायर टेम्परेचर पे इसके रिएक्शन कराएंगे। और जब रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा जो हमारा OC2H5 ग्रुप है ये रिड्यूज हो जाएगा, और रिड्यूज होने के बाद यहाँ पर हमारा NH2 इससे एक हाइड्रोजन लेकर के ये एल्कोहल बाहर कर देगा, C2H5NHO बाहर कर देगा, और हमारा NH2 जुड़ जाएगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NH2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इस NH2 का एक हाइड्रोजन हमारा इससे मिल गया, तो ये C2H5OH बन गया। तो इसको हम सिंपल यहाँ लिख सकते हैं C2H5OH, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे ये C2H5 एलिमिनेट होगा तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, NH बचा। तो ये जाकर के हमारा यहीं से मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ था उसी पर जाकर के रिएक्ट करेगा, और ये हमारा क्या बना देगा, आइसोनियाजाइड बना देगा। तो ये थी इसकी सिंथेसिस, कुछ नहीं था। 4-मेथाइल पाइरिडीन लेकर उसका ऑक्सीडेशन करवा दो, आइसोनिकोटिनिक एसिड बन जाएगा, उसका एस्टरिफिकेशन करा दो, एथाइल आइसोनिकोटिनेट बन जाएगा। फिर एथाइल आइसोनिकेटिक का हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोनियाजाइड बन जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, काम कैसे करती है। तो जो आइसोनियाजाइड होती है एक्टिवेट कर देते हैं किसको, माइक्रोबैक्टीरियल कैटालाइज परऑक्सीडेज। क्योंकि आप जानते हैं कि जो परऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं ये सेल वॉल की जो सिंथेसिस वगैरह होती है उसको रैप्चर कर देते हैं। तो जो हमारे माइक्रोबैक्टीरियल कैटालाइज परऑक्सीडेज है ये क्या करते हैं कि जब अपने ड्रग से बाइंड कर लेते हैं तो इनहिबिट कर देते हैं किसको, एनाइल एसाइल के प्रोटीन रिडक्टेज को एंड बीटा कीटो एसाइल सिंथेटेज को इनहिबिट कर देंगे, जिसके वजह से हमारा मायोकोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो मायोकोलिक एसिड होता है वो किससे बनता है, हमारा एनाइल एसाइल के प्रोटीन से और बीटा कीटो एसाइल सिंथेटेज से मिलकर के हमारा क्या बनता है, मायोकोलिक एसिड बनता है। और जब हमारा मायोकोलिक एसिड बन जाएगा तो जो हमारी मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो ग्रोथ हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी या वो किल हो जाएगा। क्योंकि जो मायोकोलिक एसिड होता है हम जानते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया के लिए एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है, जो कि उसको एज मान लीजिए कि सिंपल सा जैसे कि आपकी आत्मा होती है उसी प्रकार से उसके एक मायोकोलिक एसिड भी होते हैं जो कि उसको अपना एक संपूर्ण बल प्रदान करती है। जो हम आइसोनियाजाइड लेते हैं तो सिंपल क्या करता है, एनाइल एसाइल के प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है एंड आल्सो इनहिबिट द बीटा कीटो एसाइल सिंथेटेज को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से मायोकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो तो किल हो जाती है, तो इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें, देखिए हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि हम आपको फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों साथ में लेकर पढ़ाएंगे, और दोनों आपको मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ। आप दोनों का दोनों एक ही जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको फार्माकोलॉजी में किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरल रूट से इसको इंटेक करते हैं, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है। स्पेसिफिसिटी इसकी क्या होती है कि ये हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को भी ये क्रॉस कर जाते हैं। एंड एक्सक्रीशन इसका यूरिन के द्वारा होता है थ्रू द किडनी। अब इसके एडीआर के बारे में बात करें तो अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो आपको हिपेटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूट्राइटिस, ल्यूपस एरिथमेसिस एंड जीआई इरिटेशन में जैसे आपका नोजिया, वोमिटिंग वगैरह होता है वो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस हम पढ़ रहे हैं तो इसका जो यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद जो हमारी इसमें दूसरी ड्रग आती होती है इथियोनामाइड, जो कि फर्स्ट लाइन की ड्रग है, ठीक है ना। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C8H10N2S होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 166.25 ग्राम पर मोल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सिंपल से अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ, किसके रिंग के साथ, हमारी पाइरिडीन के रिंग के साथ हमारा क्या एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला गया क्या, एथाई, ठीक है ना, एथ बोला गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पर हमारा सल्फर ग्रुप बोला गया, तो इसको इसलिए बोला गया थायो बोला गया, थायो का मतलब सल्फर होता है, ठीक है ना। और पूरी की पूरी रिंग में हमारा क्या लगा, एक एमाइड ग्रुप लगा हुआ, तो इसलिए इसमें एमाइड बोला गया, तो इसलिए इसको बोला गया क्या, एथियोनामाइड बोला गया। आप सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि 2 एथाइल पाइरिडीन मतलब 1 2, दूसरी पोजीशन में हमारा क्या लगा हुआ है, एथाइल ग्रुप लगा हुआ और पाइरिडीन की रिंग के साथ में लगा हुआ है। और चौथी पोजीशन पे आपका कार्बोथायामाइड, कार्बोथायामाइड का मतलब जैसे कार्बन उसके साथ में थाया ग्रुप उसके साथ में एमाइड ग्रुप, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोथायामाइड ग्रुप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 एथाइल पाइरिडीन 4 कार्बोथायामाइड इसको हम बोल सकते हैं, या इसका नॉमेनक्लेचर हम दे सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार से होता है, इट आल्सो इनहिबिट मायोकोलिक एसिड एंजाइम, ये जैसे कि आइसोनियाजाइड हमारा इनहिबिट करता है मायोकोलिक एंजाइम को, उसी प्रकार से ये भी इनहिबिट करेगा और बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक अपना क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा वहां पे। उसके बाद अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ओरल रूट से,
एंड पेनिट्रेट किसको कर सकता है, CSF को ये पेनिट्रेट कर सकता है। अब इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन यूरिन में होता है, इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स होती है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, जिसमें आपका बोलते हैं नोजिया, एनोरोक्जिया, ठीक है ना, वॉमिटिंग वगैरह, इरिटेशन वगैरह ये आपको हो सकता है। एंड डायरिया, डिप्रेशन, हेपेटाइटिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो सकता है। इसका क्या है, एडवर्स एक्शन है। उसके बाद इसमें जो थर्ड ड्रग आती है इथाम्ब्यूटॉल। आज पर योर सिलेबस आपकी जो थर्ड ड्रग होगी वो इथाम्ब्यूटॉल है, वो जो होती है ओरली एक्टिव बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट होता है, मतलब इसको ओरल रूट से लेते हैं और इसका जो एक्शन क्या होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या, C10H24N2O2 होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 204.3 ग्राम पर मोल होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सिंपल सा आप देख सकते हैं CH2 CH2 CH2OH NH, उसके बाद फिर CH2 CH2 NH, उसके बाद फिर C, उसके बाद CH2OH, उसके बाद CH2 CH3। इसका क्या है, नॉर्मल इथाम्ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इनहिबिट आरबीनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो प्रिवेंट करता है किसको, जैसे जो आरबीनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये फॉर्मेशन करता है किसका, एल्बिनो गैलेक्टोन एंड लिपो एल्बिनोमेनोन का फॉर्मेशन करता है। और जो ये हमारे एल्बिनो गैलेक्टोन एंड लिपो एल्बिनोमेनोन होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, जो ऊपर के सेल वॉल होती है, जो इसको एनवलप बोलते हैं, उसके सिंथेसिस करवाते हैं। जैसे हमने पेनिसिलिन में देखा था, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनती है, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं कि उसकी एक लेयर बनाते हैं। तो अगर हम इसके मतलब एल्बिनोसिल ट्रांसफेरेज की को ही इनहिबिट कर दे, उसको प्रिवेंट कर दे, तो ना हमारा एल्बिनो गैलेक्टोन या लिपो एल्बिनोमेनोन बनेगा और साथ साथ में हमारा वो जो बैक्टीरिया होगा उसका आउटर पोर्शन भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से वो डेथ कर जाएगा। तो ये उसी को प्रिवेंट करते हैं कि इसको एल्बिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, वो किल हो जाता है। इट आल्सो प्रिवेंट द मायोकोलिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करता है, इसलिए हमारी बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी की ड्रग है जो कि यूज की जाती है आज भी। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से करते हैं, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन में होता है। देखिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री, और आपको फार्माकोलॉजी के लिए भी इतना ही सफिशिएंट है। अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो ऑप्टिक न्यूट्राइटिस हो सकता है, इसमें विजन प्रॉब्लम वगैरह होती है, ठीक है ना, नोजिया, एनोरोक्जिया, रैशेस एंड फीवर ETC आपको इसके एडवर्स एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब यूज क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस क्या है, जब ब्रेन में हमारे ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में घुस जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। अब जो इसमें चौथी ड्रग आती है पाइरिजिनामाइड आती है, ये वाइडली यूज की जाती है फर्स्ट लाइन ड्रग। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H5N3O, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 204 मतलब 204.3 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। अब अगर इसके स्ट्रक्चर के बाद तो आपको यहाँ पर पायरेजिन की रिंग लगी दिख रही होगी और साथ में हमारा क्या CuNH2 ग्रुप लगा हुआ, इसीलिए इसका क्या बोला गया, पायराजिनामाइड बोला गया। इसका अगर नॉमेनक्लेचर बोले तो पायराजिन मतलब पायराजिन के स्ट्रक्चर, उसके साथ में दूसरी पोजीशन कार्बोक्सामाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पायराजिनामाइड जो होता है वो पहले हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद किस में टूटेगा, पायराजिनोइक एसिड में टूटेगा। अब ये जो हमारा पायराजिनोइक एसिड होगा ये दो काम करेगा। पहली बात क्या करेगा कि वहाँ का जो pH होगा रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर गैस्ट्रिक मतलब सिंपल एसिडिक pH कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारा वहाँ पे उस pH पे डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे किल हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा इफेक्ट क्या होगा, NSL प्रोटीन को भी ये इनहिबिट कर देगा। जैसे हमने आपको एनॉल प्रोटीन बताया था उसी प्रकार से भी ये एनॉल एसाइल प्रोटीन को क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से इनका जो एक्शन देखने को मिलेगा वो उनको किल कर देगा। इसका मतलब बैक्टीरियासाइडल एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका अगर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन में होता है, स्पेसिफिक क्या होते हैं, पेनिट्रेट CSF मतलब कहने का क्या, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर सकते हैं। अब इसका एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपर यूरिसीमिया का मतलब कि आपके यूरिन में यूरिया का लेवल बढ़ जाना, एनोरोक्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट है। और ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस में यूज किया जाता है। उसके बाद जो आपकी पांचवी ड्रग आती है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग, जिसका क्या नाम है, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम पास या पासा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H7NO3H होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 153.14 ग्राम पर मोल होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आप अगर इस NH2
को आप हटा दे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस NH2 को हमने लगा दिया तो हमारा पैरा अमाइनो, मतलब पैरा पोजीशन हमारा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया क्या, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। और हमारा ऑर्थो पोजीशन पे एक OH और पैरा पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है इन बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके सिंथेसिस भी हमारे सिलेबस के अंदर दी गई, तो इसका जो सिंथेसिस होती है बेसिकली 3 स्टेप में होती है, नाइट्रेशन, हाइड्रेशन एंड रिडक्शन। तो सिंपली आपने नाइट्रेशन भी किया, हाइड्रेशन भी किया है और रिडक्शन भी किया है, तो कुछ नहीं, ये सिंपल सा आपको क्या लेना है, ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड लेना है। जैसे ही आपने ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड लिया, सिंपल सा, जैसे कि ऑर्थो पोजीशन हमारा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, उसका हमने नाइट्रेशन कराया। नाइट्रेशन कराने के बाद चूंकि हमारा वाटर तो 2 पोजीशन पे जाएगा, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सिल भी तो ले सकते थे, लेकिन अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सिल लेते तो जो हमारा ये ओरिएंटेशन हो रहा है जहाँ एनोड पैरा पोजीशन पे, ये हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन ना होकर के हमारा मेटा पोजीशन पे चला जाता, इसीलिए हमने क्या लिया, ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड लिया। अब इसका फर्दर नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन कराने के बाद ये ओरिएंटेशन होकर हमारा जो NO2 ग्रुप है ये हमारा कहाँ पर आ गया, मतलब हमारी पैरा पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या बन गया, 2 अमाइनो 4 नाइट्रो, चौथी पोजीशन पे नाइट्रो और पैरा का पूरा स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड का है, ये बन गया आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अमाइनो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का क्या करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। हाइड्रेशन कराने का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड करेंगे। तो जब हम इसका हाइड्रेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, तो जो हमारा NH2 ग्रुप होगा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, OH ग्रुप में, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म करेगा 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब फर्दर अगर हम 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन कहाँ पे करते हैं, हमको ऑक्सीजन एटम को जहाँ पे हटाना होता है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगाना होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, रिडक्शन लगाते हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ द हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ द ऑक्सीजन। तो जो हमारा फर्दर 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड था उसमें हमने SnHCl मतलब या कैटालिस्ट यूज करके एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस NO2 को रिप्लेस कर देगा किसमें, NH2 में, मतलब एमाइड ग्रुप में ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको एमाइनो ग्रुप में हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो सिंपल से सिंथेसिस से कुछ नहीं था, अगर आप 1-2 बार ड्रॉ करेंगे तो आसानी इसको ड्रॉ कर ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। उसके बाद इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की सिंथेसिस नहीं होती है। और जब प्यूरिन पायरिमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से इसको दिया जाता है, हाफ लाइफ इसकी 1 आवर होती है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है एसाइलेशन प्रोसेस के द्वारा, एंड एक्सक्रीशन इसका कहाँ पर होता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर से। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो GI डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, फीवर हो गया, जॉइंट पेन, गॉइटर, हेपेटिक फेलियर, ये सब क्या है इसके जनरल एडवर्स एक्शन देखने को मिले हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, मतलब वायरस के जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस की जो वायरस वगैरह होते हैं उसके अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है, एंड डिले डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द अदर ड्रग। मतलब कहना क्या कि जैसे हमने फर्स्ट लाइन की ड्रग दी, फर्स्ट लाइन की ड्रग रेजिस्ट कर गया उस बैक्टीरिया को, तो ये जो हमारी ड्रग होगी ये उस रेजिस्ट के टाइम को थोड़ा बढ़ा देगी, इसका मतलब उसको जल्दी रेजिस्ट नहीं करने देगी, और जब जल्दी रेजिस्ट नहीं करने देगी तो हमारी जो ड्रग होगी वो स्पेसिफिक ड्रग होगी, वो हमारा अपना काम कर चुकी होगी। तो ये था हमारा क्या, जो हमारी सिंथेटिक ड्रग थी। अब हमारे जो आएगी वो एंटीबायोटिक आएगी, उसको भी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे आज ही। उसके बाद इसमें अब जो नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूबरक्लोर एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या है, एंटी ट्यूबरक्लोर जो हमारी ड्रग होती है उसको एज ए एंटीबायोटिक भी हम यूज करते हैं। वो सच कौन कौन सी ड्रग हैं, तो अगर आपने देखा होगा मार्केट प्रोडक्ट में तो आइसोनियाजाइड एंड रिफेम्पिसिन का जो प्रोडक्ट आता है वो आपने कॉम्बिनेशन में देखा होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी ड्रग की अगर डबल डोज हो जाए, चाहे वो एक ही लाइन की कैटेगरी की ड्रग हो, तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्शन शो कर सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं, रिफेम्पिसिन भी हमारी एक्टिव है अगेंस्ट द किसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, आइसोनियाजाइड भी हमारी पोटेंट ड्रग है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे ले सकते हैं, कि जो रिफेम्पिसिन होगा वो एक्ट एज एंटीबायोटिक यूज किया जाएगा, और जो हमारा आइसोनियाजाइड होगा वो स्पेसिफिक होगा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, इसलिए इसको दोनों को साथ में दिया जाता है। तो हमारी रिफेम्पिसिन क्या हो जाएगी, एंटीबायोटिक हो जाएगी। तो आज उसी को बारे में डिस्कस हम करते हैं। रिफेम्पिसिन जिसको बोलता है रिफेमाइसिन होता है, इसके अंतर्गत रिफेम्पिसिन आता है। तो हमारे सिलेबस में रिफेमाइसिन है, रिफेमाइसिन के अंतर्गत हमारा रिफेम्पिसिन आता है। तो ये रिफेम्पिमाइसिन होता है आर ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, ये एक प्रकार के हमारे क्या होता है एंटीबायोटिक होते हैं, इफेक्टिंग अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया, मतलब माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट ये क्या होता है एक्टिव होते हैं, और जो काम क्या करते हैं सिंपल सा माइकोबैक्टीरिया
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मारने का काम करते हैं, ठीक है ना। दीज एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब जो ये एजेंट होते हैं इनका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द मतलब ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोई एंड MAC के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड दीज अवेलेबल इन सेवरल फॉर्म, और ये इनका जो अवेलेबिलिटी होती है ये कई सारे फॉर्म में होती है। उसमें से जो पहला क्या है आपका रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन का अगर मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो C43H58N4O12 होता है और उसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है 82.94 ग्राम पर मोल होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगर हम इस रिंग को छोड़ दें, मतलब जो हमारी पिप्राजीन की रिंग है अगर इसको हम छोड़ दें तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा रिफामाइसिन का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पिप्राजीन की रिंग लगा दी और साथ में हमारे क्या लगा दिया, एक मेथाइल ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसको क्या बोला गया, पिप्राजिनाइल बोला गया। तो ये हमारा क्या जाएगा रिफामाइसिन या रिफैम्पिसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कुछ नहीं, डबल बेंजीन का रिंग बनाइए सिंपल सा बीच में। उसके बाद जैसे आपने मैक्रोरीड में देखा था सिंपल सा आप उसे ड्रॉ करते चला जाइए। यहाँ पर आप एसाइल ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पे OH ग्रुप CH3 और CH3 यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको 2-3 बार। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप कितने भी कोशिश करें कितने भी वीडियो देख लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर रटाया नहीं जा सकता है। तो सिंपली आपको इसको ड्रॉ करना होगा। तो मेरी यही हिदायत है कि आप इसको ड्रॉ कीजिए, आप इसको अपने खुद से बनाइए। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इट इनहिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या है कि जो DNA के ऊपर डिपेंड होते हैं RNA पॉलीमरेज। अब देखिए DNA निकलता है, DNA से फिर RNA बनता है और RNA बनता है किसकी उपस्थिति में, RNA पॉलीमरेज की उपस्थिति में। तो जो हमारे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है इसका मतलब DNA के बाद जो RNA बनता है उसको क्या कहते हैं, ये इनहिबिट कर देता है किसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देते हैं। देखिए अगर हम इसका सिंपल सा हम समझना चाहें तो DNA है, ठीक है ना, DNA से क्या बनता है आपका RNA बनता है और RNA ये DNA से RNA बनता कब है, जब हमारा ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है तब। तो जो हमारा ये जो ड्रग होगी मतलब रिफैम्पिसिन होगी, ये सिंपल क्या करेगी, इस RNA पॉलीमरेज मतलब जो इस बीच वाला है जो इसको कैटलिस्ट करे, इसको बढ़ा रही थी, इसको कन्वर्ट कर रही थी, उसको इनहिबिट कर देगी। तो इसको इनहिबिट कर देगा तो DNA से हमारा RNA नहीं बनेगा। जब RNA नहीं बनेगा तो सिंपल सा आप जानते हैं कि mRNA नहीं बनेगा। mRNA नहीं बनेगा तो वहाँ पे मतलब जो 30S और 50S राइबोसोम की सब यूनिट आपस में बाइंड करती है, उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, वो नहीं कर पाएगा। अब जब वो नहीं कर पाएगा तो हमारा जो बैक्टीरिया होगा उसमें एनर्जी नहीं आएगी और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारा एक नया सेल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये उसी तरीके से काम करता है, इनहिबिट कर देता है प्रोटीन के सिंथेसिस को। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से, मेटाबॉलिज्म एसाइलेशन द्वारा लीवर में होता है, एक्सक्रीशन इसका फिजिकल मटेरियल के द्वारा एलिमिनेट होता है आपके बॉडी के अंदर से। क्योंकि अगर आपने ढंग से बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से ज़्यादा होता है वो बेसिकली हमारे फेसस मटेरियल के द्वारा ही बाहर या एलिमिनेट आउट होते हैं। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस, रेडनेस एंड वाटरिंग ऑफ द आई, मतलब कहना क्या कि आपके आई के अंदर वाटरिंग एंड रेडनेस देखने को मिल सकती है। एब्डोमेन क्रेम, चिल्स मतलब ठंड लगना, फीवर, वॉमिटिंग, ये सब इसके क्या है जनरल एडवर्स एक्शन है किसके, रिफैम्पिसिन के। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है। एंड गिव इन द कॉम्बिनेशन विद द आइसोनियाजाइड, मतलब कहने का क्या आइसोनियाजाइड के साथ इसकी कॉम्बिनेशन दी जा सकती है, ठीक है। रिफैम्पिसिन पर डॉक्सीसाइक्लिन, अगर हम रिफैम्पिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन दे तो ये ब्रुसेलोसिस को भी ये क्या करती है, ट्रीट कर देती है। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा रिफैम्पिसिन हो जाएगा। अब इसमें जो हमारी दूसरी ड्रग आती है उस ड्रग का क्या नाम है, साइक्लोसेरिन। मैंने आपको साइक्लोसेरिन बताया था कि सेरिन से लिया गया हमारा जो सेरिन होता है उसको साइकिल फॉर्म में कर दिया गया, उसी को क्या बना दिया गया, हमारा साइक्लोसेरिन बना दिया गया, ठीक है ना। तो प्रोड्यूस बाई स्ट्रेप्टोकोकस एरिकेडेसिस, ठीक है ना, एरिकेडेसिस से ये प्रोड्यूस किया गया। इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो C3H6N2O2 होता है। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 102.09 ग्राम पर मोल होता है। सिंपल सा अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोल कर देखेंगे तो आपको सेरिन का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हमने साइक्लाइजेशन फॉर्म में कर लिया, इसको बोला गया क्या, साइक्लोसेरिन बोला गया। इसका जो नाम क्या हो सकता है, 4-amino-1,2-oxazolidine 3-on। सिंपल सा अगर आप इसको हटा दें, मतलब इस O को, इस NH2 को हटा दे तो ये आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा क्या दिख रहा है, ऑक्साजोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब अगर हम इस N को हटा दें, ठीक, और सिंपल हम क्या करें इस 5 रिंग को ले लिए, साथ में ऑक्सीजन ले, तो ऑक्साजोल है कि नहीं है, उसके साथ में हमारा क्या एजा ग्रुप लगा हुआ है, एन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोला गया ऑक्साजोली बोला गया डीन, ठीक है ना, ये बोला गया ऑक्सीजोला। और तीसरी पोजीशन में हमारा कीटोन ग्रुप लगा तो 3 ओन हो जाएगा, और चौथी पोजीशन में हमारा एमाइनो ग्रुप लगा तो 4 एमाइन हो जाएगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं 1,2 ऑक्साजोलिडीन 3 ओन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कंप्लीट करता है डी एनालिन। मैंने आपको सीरीन बताया था, ये डी एनालिन मतलब जो हमारे क्या सिंपल से जो
अमाइनो एसिड होते हैं, इनके एनालॉग होते हैं और कंपीट इनको करते हैं और प्रिवेंट करते हैं डीएनए की सिंथेसिस को। जब डीएनए की सिंथेसिस को मतलब क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, तो हमारा म्यूकोपॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, जिसका वजह सेल वॉल जो होगा वो डेवलप नहीं होगा, और डेवलप नहीं होगा तो हमारा एक दूसरा नया सेल वॉल नहीं बनेगा। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल रूट से, मेटाबॉलिज्म लीवर, और इसका एक्सक्रीशन लगभग 65% यूरिनेशन के द्वारा होता है। स्पेसिफिसिटी इसकी क्या है कि सीएसएफ को कंसंट्रेशन में ये जा सकता है, उसके बाद इक्वल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब कहना क्या क्या इसका जो ड्रग होगी ये उतनी अमाउंट में आपके ब्लड प्लाज्मा भी होगी, उतनी ही अमाउंट में आपके सीएसएफ में भी होगी, इसलिए इसका जो यूज किया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसका सिंपल सा मतलब पेरिफेरल देखिए आपका जो गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है जिसमें आपका पैर हाथ वगैरह, तो न्यूरोपैथी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी बोन कमजोर हो सकती है। एटैक्सिया, कन्वर्जन, एंजाइटी, डिमल्सन एंड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में नहीं होता वो चीज़ आपको सुनाई देना, दिखाई देना या महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल तौर पर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि हमको अकेले में रहते हैं तो पायल की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, डरिएगा मत, पायल की आवाज़ सुनाई देती है, सुगंध आती है, ईटीसी वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हेलुसिनेशन के शिकार होते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो सेम एज जो हम ट्यूबरक्लोसिस में इसका यूज करते हैं एंड टीबीएम में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है यूनिट नंबर फर्स्ट में, एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, ठीक है ना, जिसके अंतर हमारे तीन चीज पर स्टेप्टोज, स्टेप्टिडीन एंड एन मेथाइल एल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C21H13 N7O12। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 581.6 ग्राम पर मोल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये वाला स्ट्रक्चर ये सब मैं आपको ऑलरेडी अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसका मतलब क्रीडीन मतलब स्ट्रेप्टिडीन स्ट्रेप्टोज कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्ट्रेप्टोजोज हो गया, और ये जो हमारी सेकेंड रिंग होगी एन मेथाइल 1 ग्लूकोसामाइन हो जाएगा, और ये जो हमारी रिंग होगी मतलब NHCNH2, उसके बाद NHCNH2, ये जो हमारी हो जाएगी वो स्ट्रेप्टिडीन की रिंग हो जाएगी। तो इसका ये हो गया। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल आप जानते हैं कि ये 30 राइबोसोम सब यूनिट पे जाकर के बाइंड होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करता है ये। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन आईएम या आईबी रूट से करते हैं, एक्सक्रीशन इसका यूरिन में होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, और इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट जो होता है अवेलेबल है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग की कैटेगरी में ये आते हैं। अब जो हमारी चौथी ड्रग आती है वो आती है कैप्रोमाइसिन सल्फेट आती है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C25H46N14NO12 सल्फर ग्रुप हमारे इस पर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे क्या जाएगा, सेप्रोमाइसिन या सेरिप्रियोमाइसिन सल्फेट हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप सिंपल सा इसको ड्रॉ करिएगा। और इसका जो मैकेनिज्म सिंपल क्या है कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है किसके साथ में, फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ में, एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को इससे ट्रीट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम कोशिश करते हैं कि आपको ईजी वे में सब कुछ समझाया जा सके।